हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी अभी फ़िलहाल में आप अपने स्कूल में NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जो टेस्ट दे रहे हैं, उस टेस्ट में आपको 3 चरण में टेस्ट देना है। प्रथम चरण जो आपका चल रहा है उसमें 60 क्वेश्चंस हैं हर सब्जेक्ट के, स्पेशली मैथ्स में 60 क्वेश्चन है और आपको वो सॉल्व करने हैं। तो बहुत सारे टीचर या बहुत सारी वीडियोस में बताए गए हम सवाल को बहुत अच्छे से बताया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा पर्पज़ है कि इन सवालों को कम से कम समय में आप कैसे सॉल्व करें, और इनको सीखना भी आपके लिए अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने एनुअल एग्ज़ाम वार्षिक परीक्षा देंगे तो उसमें 25 से 30 क्वेश्चन, शायद इस बार 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। जब 30 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको हम कैसे कम समय में कर पाएँ, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता दूँ, ये आवश्यक नहीं है कि हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से ही किया जाए। ठीक है, कुछ तरीके हैं जिससे हम आसानी से कम समय में उनको कर सकते हैं। हर सवाल की ट्रिक नहीं होती, बट इसमें तो बहुत सारे समय ऐसे आएंगे जिनको आपको चुटकियों में विदाउट पेपर पेन भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो वी शुड स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये टेस्ट वास्तव में उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पिछली क्लासेस में ये जो है गोला, शंकु और ये बेलन ये पढ़ा हुआ है। आपको कक्षा 8वीं से इनमें भरपूर मात्रा में ये प्रश्न दिए गए हैं इन सूत्रों के आधार पर, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ईजिली कैसे करेंगे? हमको मालूम है कि दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो प्रश्न में कितना दिया है? 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कोई मतलब नहीं। आपको कहा क्या गया है? आयतन निकालो। और गोले का आयतन कितना होता है आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, आपको निकालना ये है, दिया ये है। हमें यहाँ पे आर की वैल्यू चाहिए क्योंकि पाई की वैल्यू उन्होंने रखी नहीं है। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इससे इसको काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 81। ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ 81, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हमको मालूम है कि उस तरफ क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है, इतना तो आप जानते हैं। तो 81 के ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हो कि सर आर का मान जो आएगा वो 9 आएगा, क्योंकि आप देखते ही समझ गए कि भाई यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ 81 है, स्क्वायर हटेगा, 81 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा, और वर्गमूल 81 का मान आप अच्छे से जानते हैं, तो डायरेक्ट ही आ गया। अब आयतन निकालना है तो आयतन में इसका मान रख देते हैं, पाई का मान नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? क्योंकि किसी भी ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा गया है। चारों ऑप्शन में पाई है, तो पाई को हम रहने देते हैं। आर की जगह हम कितना रख देते हैं? 9 का क्यूब। ठीक है, अब 9 की घात 3। अब 9 की घात 3 मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, 4/3 पाई एज इट इज़। 9 को 3 बार गुणा करना है, एक बार 9 नाम 81, फिर 81 पे 9 का गुणा तो 729। ठीक है, इसको काट देंगे, कितना आ गया भाई? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9। इसका गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 4 तिया 12, हासिल किए 4 चौके 16, 17, हासिल किए 4 दूनी 8 और 1 9, और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है इसलिए क्यूब। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला वो करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, क्या दिख रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर है। उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, अब यहाँ बात की है बेलन। बेलन के आधार क्या होता है? बेलन का आधार एक वृत्त होता है और उसका क्षेत्रफल दिया है, मतलब हमको दिया क्या है? पाई आर स्क्वायर का मान दिया है। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है? इसी का आयतन दिया है। बेलन का आयतन हमें मालूम है कितना होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच ये कितना दिया है? 6160 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोल क्या दिया है निकालने के लिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है? 2 पाई आर एच। ये आपको फाइंड करना है। तो इसमें आपको एच चाहिए
आर चाहिए पाई की वैल्यू, तो उन्होंने दी है कि पाई 22/7 रख सकते हो। मतलब आपने 2 ज्यों का त्यों रखा, 22/7 ज्यों का त्यों रखा। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू हम यहीं से निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एच और आर 2 हैं, तो यहाँ आर अकेला है तो पाई से हम निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप इसको पाई की जगह 22/7 रखोगे, आर स्क्वायर बराबर 154 करोगे, तो आपको अच्छे से मालूम है कि इसका जब पक्षांतर करते हैं 22/7 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो 22 किसके बटे में आएगा, 154 के बटे में, और कटेगा। तो हम क्यों ना यहीं काट दें, क्योंकि हमें प्रश्न को जल्दी सॉल्व करना है, इसलिए हमको ये तरीका आपको बता रहे हैं कि इसको हम यहीं काट देते हैं। अगर 22 की दूनिया बनती है तो ठीक है, नहीं तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, फिर 2 से काट दो 7, ठीक है। अब इस 7 का जब पक्षांतर करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर है, ये यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर बन जाएगा। हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी आपको, जो समझदार बच्चा है या आप समझदार हो, तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा कि आर इक्वल केवल से 7 आएगा, क्योंकि 7 का इस तरफ ट्रांसफ़र करोगे, 7 गुणित 7 मतलब 7 गुणित 7, 7 का वर्ग, आर के वर्ग से 7 का वर्ग कट जाएगा, आर का मान आ गया, ठीक है। अब भाई आर का मान कितना आ गया, 7 यहाँ रख दिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, अब आपको एच का मान चाहिए, तो आप यहाँ आए, तो एक तरीका है, या तो आप यहाँ पाई का मान रखो, आर का मान अलग रखो, सॉल्व करो, फिर ट्रांसफ़र करो। या हमने क्या देखा कि पाई आर स्क्वायर का ही मान यहाँ से सीधा सीधा उठाया हमने, कितना, 154, और इसको यहाँ पर पुट कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब फिर वही बात आ जाएगी कि इसको ट्रांसफ़र करके आप यहाँ क्यों ले जाओ, यहीं काट दो। तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, यहाँ कटेगा तो कितना आएगा, 11 5 55, बचेगा 6, 11 6 66, ये 0, 14 चौके कितना होता है 56 और 0। एच का मान कितना आ गया 40, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, एच का मान 40 डायरेक्ट यहाँ रख देते हैं हम, ठीक है। और इस 7 से 7 को काटते, 22 दूनी हो गया 44 गुणित 40, तो 1 शून्य तो आएगा, 2 ऑप्शन में शून्य है, लेकिन तो हम क्या करेंगे, 44 का 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले ठोस गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियों की संख्या निकालिए। अब जब भी ध्यान रखें कि जब भी आप इस प्रकार का सवाल देखें कि किसी को पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो संख्या निकालना है, तो जब भी ये बात आती है, तो प्रश्न नंबर 3 में जब भी ये संख्या पूछी जाए कि कितना क्या बनेगा, तो दोनों का आयतन ही आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो जो भी बड़ी वस्तु होगी, बड़ी वस्तु, यहाँ हम केवल बड़ी वस्तु लिख रहे हैं, का आयतन आप लिखेंगे जो आपको जिसको पिघलाना है, और एक छोटी जो आप बना रहे हो उस छोटी का आयतन, एक छोटी वस्तु का आयतन। अब ये वस्तु क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि वस्तु यहाँ कुछ भी हो सकती है। कैसे भाई, हो सकता है वो बेलन को पिघलाकर गोले बनाए, हो सकता है वो शंकु को पिघलाकर गोले बनाए, या गोले को पिघलाकर शंकु बनाए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न था, हमारे प्रश्न में बड़ा गोला है, तो बड़ा गोला का आयतन क्या होता है 4 पाई आर। अब बड़ा गोला है और छोटा गोला है, तो भाई दोनों मिक्स ना हो, इसलिए हम इनकी त्रिज्याओं में अंतर कर देते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या हमने बड़ी मान ली, छोटे गोले की त्रिज्या छोटी, तो यहाँ ये सारा चीज़ कट गई है ना। अब आप प्रश्न में देखोगे तो आपको दिया गया है कि बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और छोटे गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 की घात 3 यहाँ 8 की घात 3 हो जाएगी, और यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगी। ये आपको मालूम है कि 8 को आप कितने बार 3 बार लिख सकते हो, ठीक है। और 2 की घात 3 को 3 बार लिख लो, या 2 की घात 3 8 होती है, एक 8 से 8 कट गया, 8 8 64 सेंटीमीटर, 64, इसमें कोई सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि ये तो संख्या है ना। तो इतनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको 2 मिनट देखें, फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें क्या लिखा है, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्याएं। अब ऊंचाई और त्रिज्याएं दी गई हैं, आपको पूछा गया है आयतन। तो आयतन का, शंकु का आयतन का सूत्र लगाओगे आप चौथे वाले में। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बेलन के आयतन से ही बनता है, ठीक। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, पाई का मान उन्होंने कहा 22/7 रखो, आर का मान चाहिए और एच का, तो क्लियरली पहले ही दिया है। शंकु की ऊंचाई दी है 14 और त्रिज्या दी है 6। अब यहाँ पर बस क्या गलती होगी कि त्रिज्या की जगह बच्चे ऊंचाई लिख देंगे, ऊंचाई की जगह त्रिज्या। तो यहाँ सावधान होना है। त्रिज्या कितनी दी है 6, तो 6 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 6 का वर्ग है, आर का वर्ग है। और यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, ऊंचाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, कितना हो गया 2 दूनी 4 6 24, 22 गुणित 24, ठीक है। 2 चौके 8, यूनिट प्लेस पर 8 आएगा, या आप 24 दूनी 48 की 8 हासिल की 4, 24 दूनी 48 और 4 52 सेंटीमीटर
क्यूब। ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आप जब तक क्या करें, 5th क्वेश्चन को देखें। क्या लिखा है, एक वृत्ताकार चकती है। चकती समझते हैं, चकती जैसे पहले सीडी चलती थी, सीडी की जो कैसेट होती थी गोल चकती, वैसी। या जो सिक्का आपने देखा 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये का सिक्का, उसको अगर हम बड़ा साइज़ में बना लें तो वो चकती है। तो आप देख सकते हैं कि सिक्के की मोटाई होती है ना, कैसा होता है, मोटाई होती है, राइट। अब अगर उसी प्रकार के उस सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाएं तो हम देखेंगे कि सिक्के का एक ऐसा क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, पहले तो वो देखते हैं। यहाँ त्रिज्या दी है और मोटाई दी है और 50 चकतियाँ दी है नंबर। ठीक है, अब इनने कहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। प्रश्न नंबर 5वां, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय होता है 2πr/h। ठीक है, तो भाई देखो इन्होंने कहा पाई का मान रखना है 22/7। ठीक, आर तो दिया है, अब एच निकालना है। एच कैसे निकालें भाई, एक चकती की मोटाई दी है 1/2। वास्तव में जो चकती दिख रही है आपको, ये एक चकती की मोटाई है हाफ। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी चकतियों को रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरी हाइट हो जाएगी। तो ये कितनी चकती रखी गई हैं ऐसी, एक चकती की मोटाई है 50 रखी गई है, तो मतलब 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 काट दो, ये हो गया 44 × 25, 25 चौके 100, हासिल की 10, 25 चौके 100, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आसानी से आपसे प्रश्न बनेंगे यदि आप अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पहले ही बार में नहीं बनेंगे, आपको थोड़ा सा अभ्यास इनका करना पड़ेगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ आपको बताना है कि ax² + bx + c = 0 के मूल होंगे। तो के मूल होंगे मतलब x के 2 मान आते हैं, और x के 2 मान निकालने के लिए भाई मूल क्या है, x के ही 2 मान, x के 2 मान, क्योंकि यहाँ 2 की घात है, ये 4 है, 4 की घात 2 है, तो 2 मान होंगे, वो उसके मूल कहलाते हैं। और मूल कितने होते हैं, 2 मालूम है। निकालते कैसे हैं, एक तो गुणनखंड मेथड है, दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। ये होता है ना फॉर्मूला, ये आप देखो किस में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, कभी कभी इस फॉर्मूले की जगह आपको हो सकता है वो इस प्रकार से दे दें। ठीक है, 2a, जहाँ लिख दें d = b² - 4ac, या d जो है विविध कर ऐसा लिख दें, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, फिर ये ऑप्शन ही आपको लगाना है। प्रश्न नंबर 7वां देखो क्या लिखा है, x - 2a, x - a, x + a, x + 2a का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य दर्शन में क्या होता है, जैसे हम कहा 1 2 3 4 5 ये संख्या हैं, इनका माध्य निकालो। तो आप क्या करते हो, इन सभी को जोड़ते हो ऊपर, और नीचे जितनी संख्याएं होती हैं उससे भाग देते हो। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ कितना हो गया, 5 4 9 12 15, 15 बटे कितना हो गया 3, 3 5 हो गया 15। तो ये 5 3 15 है ना, 5 5 3 15, तो 3 इसका हो गया माध्य। क्या हो गया, 3 हो गया माध्य। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो माध्य है वो माध्य के इस तरफ भी 2 संख्या है, इस तरफ भी 2 संख्या है। ठीक है, तो माध्य जो होती है वो बीच की संख्या होती है, लेकिन ये बीच की संख्या हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर 2 में से 1 घटाया तो कितना आया 1, 3 में से 2 घटाया तो कितना आया 1, 4 में से 3 घटाया तो कितना आया 1, 5 में से 4 घटाया तो 1। अगर किसी भी जो दी गई श्रेणी है उसमें पदों का अंतर समान है, या हम कहें वो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का माध्य निकालना बहुत ही आसान है। और उसका माध्य जो होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7, उसका माध्य जो होता है वो मध्य पद होता है। क्या होता है, मध्य पद। ठीक है, तो ये मध्य पद कितना है x, तो इसका माध्य हो जाएगा x। या दूसरा तरीका हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस 5 को और 1 को और 5 को जोड़ें, 2 से भाग दे दें, तो कितना हो 6/2, कितना आ गया 3। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 पदों को जोड़ें, लास्ट से 2 पदों को जोड़ के 2 से भाग देते माध्य आ जाएगा। जैसे आपके प्रश्न में है, पहला पद है x - 2a, प्लस करते हैं लास्ट पद है x + 2a, इनको जोड़ के क्या करें हम 2 से भाग दे दें, तो यहाँ 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x अपॉन कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया x। तो एक तरीका ये भी है माध्य निकालने का, अगर संख्याएँ बड़ी दी गई हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। अब प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं या संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, तो ये तो असत्य है।
ठीक है, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कभी नेगेटिव की नहीं होती, जबकि पूर्णांक नेगेटिव होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब ये भी सही नहीं है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। भाई देखो, जैसे हमने 4/2 लिखा तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या को हम कैंसिल करके 2 लिख सकते हैं, ये पूर्णांक है। लेकिन हम अगर आपसे कहते हैं भाई कि देखो प्रत्येक, इनने क्या कहा 4/3 है, क्या ये पूर्णांक है? तो इसको क्योंकि सरल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, इसको सरल करके नहीं लिखा जा सकता है, एक अंक में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए पूर्णांक नहीं है, तो ये भी गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के 2 भाग होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। तो हर अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हर परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। जबकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 के लिए आपको आपके स्क्रीन पर जो फॉर्मूले दिख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, और केवल एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे आपको 5 से 8 सवाल इस सीट में हैं जो कि इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो आपको यहाँ टेबल दिख रही है कि ऊपर से नीचे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट दिख रहे हैं, और ऊपर से दाईं की तरफ ऊपर वाले कॉलम में 0, 30, 45, 60 और 90 दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये सीट बना दी गई है, मैंने आपके लिए बनाई है, ये तो आपसे बनती ही होगी आई होप, ठीक है। जिसको अगर सीट नहीं पता है या कंप्लीट सीट, तो उसको वो इससे लर्न कर सकता है। इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? नंबर 9 है cos 30। अब cos 30 साइन cos 60 माइनस साइन 30 साइन 60। डायरेक्ट आपको वैल्यू ही रखनी है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। जब आप इनको गुणा करोगे तो देख रहे हो कि सब एक ही हैं, क्योंकि ये हो जाएगा करनी 3/4, ये हो जाएगा करनी 3/4। धन का ऋण का होकर कट जाएगा, 0 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। 10वें नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, जो आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है इसी प्रकार से आपको करना है। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, कोई बात नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप बीच बीच के स्टेप को गायब कर दोगे। जैसे फार्मूला आपको लर्न है तो आप फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू जब पुट करोगे तो कैलकुलेट करके ही कर दोगे, तो एक दो स्टेप उसमें से आपको कम हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, ओके, ठीक है। 11वें क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि 11 लिखा है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो है तो cot थीटा निकालिए। और आपको इससे पहले मैंने क्या दिया था, एक पेज दिया था जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिखे थे, उसमें आपने क्या देखा था, तो cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है। तो 1/tan थीटा की वैल्यू दी है 3/4। अब आप ये जानते हैं 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3, मतलब कुल मिला के cot tan का जो मान था उसको आपको पलट के लिखना, cot का हो गया, वेरी शॉर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको दिख रहा है, और वो क्या है, cos 45 अंश और 30 को साइन 30 अंश का मान निकालिए। तो उसमें सारणी भी थी, और उसके लिए आपने क्या किया था, cos 45 अंश का मान था 1/2 उसमें, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका मान आ गया 2/2, 1/2 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद 13 क्वेश्चन भी इसी से है, और 13 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, कि आपको tan 13 निकालना है। अब ये किन फार्मूला से आएगा, जो सबसे लास्ट में, उस पेज के सबसे लास्ट में जो फार्मूला लिखे थे वहाँ आपने क्या देखा था, कि आपने देखा था कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है क्या, cot थीटा, ये होता है। तो इसमें हमने क्या किया, tan एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब ये बताओ, ये 13 जो है वो 90 से कितने माइनस करने पर आएगा, तो आप कहेंगे 77। तो tan का क्या हो जाएगा, cot इस फॉर्मूले से, और थीटा की जगह क्या है 77, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आ गए आप प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या है, कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। ये भी आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है। तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता वो क्या होती है, प्रायिकता जो होती है वो होती है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, यही होता है प्रायिकता का फॉर्मूला, ठीक है।
अब अनुकूल परिणाम क्या है और कुल परिणाम क्या है? तो कुल परिणाम क्या है, जैसे उन्होंने कहा है एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो कितनी संभावना है कि कौन कौन से अंक आएंगे, और पासे पे 6 अंक होते ही हैं 1 से लेकर 6 तक, तो टोटल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 6, कुल परिणाम हो जाएंगे 6। अब अनुकूल परिणाम क्या है, अभाज्य संख्या है, तो पासे पर होता है 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे रहते हैं, उनमें से अभाज्य संख्या क्या कौन कौन सी, 1 2 3 और 5, कितनी संख्याएं अभाज्य हैं 3, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 3, इनको कैंसिल कर दिया 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सरल ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, यहाँ पर भी माध्य है। यहाँ माध्य निकालने का क्या तरीका है, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आप माध्य कैसे निकाल सकते हैं इन सवालों में, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है। देखो बेटा, ये केवल आपको आधार है, इन 60 क्वेश्चंस में जब ये फाइनल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा तो इनमें से कुछ प्रश्न तो लिए जाएंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस के आधार ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इसी स्टाइल से, इसी तरीके से आपको करना है। मेरा प्रयास ये है बताने का। तो 15वें क्वेश्चन में जब आप निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे, माध्य। कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं, 15वें, ऊपर आपको दिख रहा है। तो माध्य निकालने का सीधा सा सरल तरीका है, जो 4 और 5 है इनका गुणा करो, डायरेक्ट गुणा करो। भैया देखो, 4 और 5 का गुणा ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट लिख दें, 4 पंचे 20 ही होगा कि नहीं होगा। अब 6 और 10 का गुणा 60 होगा, फिर 9 और 10 का गुणा 90 होगा, फिर 10 और 7 का गुणा 70 होगा, और 15 और 8 का गुणा 120 होगा। और नीचे जो है बारंबारता जो है, नीचे वाला जो कॉलम है 5 10 10 7 और 8, इन सभी का योग कर लो, है ना। नीचे 5 10 और 10, इसको भी आप अगर कर सकते हो तो इजीली टोटल तुरंत कर लो। तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120 60 80 20 60 80 90 170 240 और ये आ गया 390 360, और यहाँ जोड़ेंगे तो 5 15 25 और ये 7 32 8 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 नाम 36, 9 इसका सही आंसर है। अब हम प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याएं 2 5 और 6 को क्रमशः 6 5 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माध्य क्या होता है। तो माध्य का जो सूत्र होता है वो आप जानते हैं, आंकड़ों का योग बटे संख्या। ये संख्या किसकी है, आंकड़ों की। तो अगर हम इसको पक्षांतर करें तो यहाँ क्या बचेगा, आंकड़ों का योग बराबर माध्य गुणा संख्या। इस सूत्र से कोई भी 2 चीज़ अगर हमें प्राप्त दी हैं, हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 12 संख्याओं का माध्य दिया है, तो क्या दिया है, 12 संख्याओं का माध्य दिया है 11, ठीक है, और संख्या कितनी दी है 12 संख्या 11 माध्य, तो योग क्या होगा इसका, ये होगा। अब प्रश्न अनुसार क्या करना है आपको, इसमें पहले से 3 संख्याएं 2 5 6 इनको क्रमशः बदलना है, तो इनको हमें अलग करना है और नई संख्याएं जोड़ना है। कौन सी है वो, 6 5 और 2 इनकी जगह। अब हमें इसको हल करना है, तो हम क्या देखते हैं कि 2 से 2 कट गया, 5 से 5 6 से 6, तो कुल मिला के हमारा 11 गुणित 12 ज्यों का त्यों है। तो ये जो योग है वो तो एज इट इज़ आया ज्यों का त्यों, तो योग जब एज इट इज़ आया तो समांतर माध्य भी एज इट इज़ ही आएगा। तो जो समांतर माध्य पहले था अभी भी वही होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ठीक है, अब एक फिर प्रायिकता का प्रश्न है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न नंबर है 17। ठीक है, तो हमको ये मालूम है कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता क्या से निकालते हैं, अभी देखा था, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ कुल परिणाम कितने, अनुकूल परिणाम कितने, कैसे निकालेंगे। देखो, जब यहाँ सिक्के की बात होती है, जब सिक्का 1 होता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम होता है 2 की घात 1 मतलब 2। ठीक है, सिक्के 2 होंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 की घात 2 मतलब 4। जब सिक्के 3 होंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, 2 की घात 2 मतलब 4। आई बात समझ में।
तो यहाँ पर आप लिख देंगे 8। और अनुकूल परिणाम में कहा है चित्त तीनों पर हों, तो तीनों पर चित्र कैसे आए, चित्त तीनों पर तब आएंगे जब ऐसा होगा एक ही ग्रुप पॉसिबल है, ठीक है, तो एक ही सेट पॉसिबल है इसका, तो एक, तो सीधा सा आपकी प्रायिकता क्या निकल के आ गई 70वें सवाल की 1/8। इसका ये दूसरा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर कौन से पे चलते हैं हम, 18वें। दो पासों को की एक अकेली उछाल में, दो पासे लिए हमने एक ही बार फेंका है उनको, एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक द्विक का अर्थ होता है जोड़ा, है ना, दो का जोड़ा, दोनों पासों पर एक ही संख्या हो, ऐसा जोड़ा हमें निकालना है। तो प्रश्न कौन सा है, 18। तो यहाँ पर भी हमें प्रायिकता ही निकालना है। क्या निकालना है, प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र ऊपर ही लिखा है। अब प्रश्न ये उठता है कि दो पासों को जब हम उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, तो हमें याद रखना एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम 6 होते हैं, दो को उछालने पर 6 गुणित 6 होते हैं, तीन को उछालने पर 6 गुणित 6 गुणित 6, तो यहाँ 36 हो जाएगा कुल परिणाम। अब देखो दोनों पासों पर 6 अंक हैं, तो दो एक कैसे बन रही है, पहले पर एक दूसरे पर एक, पहले पर 2 दूसरे पर 2, ऐसे ही जोड़ा बनेगा। तो कितने बनेंगे, आप कहेंगे 6 तो ही बनेंगे, क्योंकि 6 तो अंक होते ही हैं, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/6। तो ये कौन सा प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 18, ठीक है। अब इसके आगे हम चलते हैं, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं जब तक आप प्रश्न को पढ़ें। क्या लिखा है, एपी वाले सवाल आए हैं आपके, कौन से सवाल आए हैं, समांतर श्रेणी वाले, ठीक है। कौन से सवाल आए हैं, समांतर श्रेणी वाले। आपको क्या बताना है कि दी गई एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14 का 10वां पद, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होगा कि हम किसी भी एपी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो जो nवां पद होता है, nवां पद किसी भी एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी मतलब जिनमें पदों का अंतर समान हो। जैसे हमारी गिनती 1, 2, 3, 4, 5, किन्हीं भी दो पदों को आपस में आप घटाओगे, किन्हीं भी दो पदों को और आगे के किन्हीं भी दो पदों को, आपको सेम अंतर मिलेगा। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, भाई 4 से 2 आप घटाओगे तो अंतर कितना मिलेगा, 2, 6 से 4 घटाओगे तो 2, 8 से 6 घटाओ तो 2। ये समांतर श्रेणी होती हैं, ये आपसे बनता है। तो n पदों का योग जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, an, यहाँ a क्या है, प्रथम पद, या an होता है पदों का योग, और ये होता है a + n - 1 × d, ठीक। ये फॉर्मूला आपको लगना है, ठीक। प्रश्न किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 19 की बात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको मैं थोड़ा ये मान लेता हूँ कि आपने जैसे नहीं किया है, तो ऐसा कुछ श्रेणी आपकी लिखी है 8, 11, है ना, 14 डैश डैश डैश, मतलब ये श्रेणी ऐसी चल रही है। तो यहाँ ए क्या है, यहाँ पहला जो है वो ए होता है, और डी कैसे निकलता है, इस दूसरे में से इस पहले को घटा देते हैं, ठीक है, तो ये डी निकल आता है। तो कितना आ गया, डी। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, ए और डी ही चाहिए। तो यहाँ पर कितने पदों का योग कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 10 पदों का, तो जो एन का मान है वो 10 है, ठीक है। तो इसी आधार पर अब हम फटाफट इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले में भैया हमें 10वां पद चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं इसको TN भी लिख देते हैं, मतलब T10 मतलब टर्म, कौन सा टर्म, 10th टर्म। अब ए का मान कितना है भाई, उसमें 5 + 10 - 1 × d, डी की वैल्यू कितनी आई, 3। तो आपको ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है फिर, इसको ऐसे करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, आप कहोगे nवां पद मतलब 10वां पद, 10वां पद मतलब पहला पद 5 है, 9 भाई, n - 1 मतलब 9, 10 में से 1 गया, और डी कितना है, 3, 9, 3, 27, और डायरेक्ट आ गया 32। इतना एक लाइन में आपको ऐसा करना है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आते हैं। एपी का ही एक सवाल है 20वां सवाल, और वो क्या है, एपी दी है 10, 6, 2 डैश 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 के प्रथम 16 पदों का योग। अब ये तो पद है, यहाँ योग नहीं है, यहाँ पद है ना, nवां पद है ये, ठीक है। अब यहाँ पदों का योग आएगा, क्या आएगा, पदों का योग। और पदों का योग कैसा होता है, SN सूत्र होता है, n/2, 2a धन n - 1 × d, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए। या इसी का एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l, l यहाँ होता है अंतिम पद प्रथम पद, ठीक है। तो इससे अभी मतलब नहीं, हमारा प्रश्न क्या है, हमारे प्रश्न में a बराबर कितना दिया है, 10, d बराबर कैसे निकालोगे आप, दूसरा पद 6 - 10 कितना आ गया, ऋण 4।
ठीक है, और n बराबर दिया है कितना 16, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है, n यहाँ n/2 है, मतलब 16/2 8, ठीक है। यहाँ कितना है a की वैल्यू कितनी है 10, और यहाँ कितना 2 का गुणा होता है 10 दूनी 20 धन, यहाँ n-1 n कितना है 16, 16 - 1 15, और d का मान कितना आया, d का मान कितना आया ऋण 4, 15 चौके 60, तो यहाँ पर ऋण का 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऋण का 60। तो ये घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे ऋण का 40, ऋण का 40 का ऋण, और 40 का 8 चौके 32, 320। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला ऑप्शन सही है। इस तरीके से इन सवालों को हम करते हैं, ठीक है। 21वां सवाल क्या रहा, इसमें आपको दिया a इक्वल दिया है, d इक्वल दिया है, n इक्वल दिया है, तो n की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला वही है, AC वाले फॉर्मूले रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है -7.2, ठीक है, और n की वैल्यू नहीं मालूम है, वो तो निकालना है। d की वैल्यू कितनी है ये मालूम है 3.6, इक्वल कितना है 7.2, ठीक है। ये n-1 ये हमें निकालना है। भाई देखो इसका ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ ऐड होगा। अब कैसे जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पहले इसका ट्रांसफ़र किया यहाँ, तो 7.2 ये 7.2 ये कितना हो गया 14.4, ठीक है। इसको अपॉन में लिखेंगे 3.6, पॉइंट से पॉइंट गायब कर देंगे, ठीक है। 9 4 9 चौके 36 और 9 16, 16 नंबर 144, और 4 एकम 4, 4 चौके 16। एक ये ऋण का उस तरफ जाएगा, 4 के साथ जुड़ जाएगा, n इक्वल कितना आ गया 5। ऐसे फटाफट आपको सीखने हैं सब, प्रैक्टिस। इसलिए अधिकतर टीचर आपसे कहते हैं जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो प्रैक्टिस का होता है। तो बात NAS की नहीं है, बात आपके 10th की नहीं है, ये ज़रूरी है। अगर आप चाह रखते हैं कुछ पाने की अपनी लाइफ में, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप ये कतई ना सोचें कि मैं 10th के बाद मैं तो छोड़ दूंगा, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को नहीं बनती। आप बेशक छोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे ऐसा बनना चाहिए अगर आप चाह रखते हैं कि आपकी भविष्य में नौकरी लगे, ठीक है। क्योंकि भले ही आप आर्ट लें, कॉमर्स लें, कोई भी लें, लेकिन 10th तक की मैथ आपको आएगी ही आएगी, तो ध्यान दें इस चीज़ पर। 22वां सवाल क्या है, 22वां सवाल बहुत इजी है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC है, ABC है, मैं आपको समझा देता हूँ। ABC है और एक साइड है त्रिभुज PQR सब कुछ ये है। तो इन्होंने कहा कि कौन सा पॉइंट जो है इसका, कौन सा सत्य है, BR। भाई ये B है, ये R है, तो B इस तरफ है, R उस तरफ है, तो ये सही नहीं है, पहला सही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है CQ, C और Q ये तो पास पास आ गए। भाई ये क्या है C, ये Q, C इस तरफ है तो Q इस तरफ होता तो भी सही होता, ये भी रॉन्ग है। फिर A और R, A कहाँ यहाँ है और R कहाँ है यहाँ है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर क्या बचा A और P, तो ये और ये दोनों वर्टेक्स मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों एक सी पोजीशन पर हैं, समान स्थिति पर हैं, समरूप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23, इसको हम पहले साफ करें, आप जब तक प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। प्रश्न नंबर 23 में क्या है, AP का ही ये सवाल है, बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, इन चीज़ों को आप अपनी मैथ्स में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत जल्दी आपको इसका आपकी जो NCERT बुक सॉल्यूशन प्राप्त होगा आपको, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम कोशिश करेंगे दोनों तरीके से करने की। पहला तरीका होगा उसको आप बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे करें, और दूसरा तरीका होगा कि उसको हम अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में वही क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे करें, ठीक है। हमको क्या ये नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के लिए अलग से कोई चीज़ है, नहीं। एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं, आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं उनसे ही, ठीक है, उन्हीं से ही बना दिए जा सकते हैं। तो आपको हर एक चीज़ की ट्रिक मालूम होनी चाहिए। 23वां प्रश्न क्या है, 23वां प्रश्न लिख के ही बताऊँगा मैं। A1 A2 A3 A4 A5 डैश 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 A21 तक ये सीरीज़ गई है। तो अब देखो भाई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम A लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A+D, इसको हम लिख सकते हैं A+2D, A+2D, इसको हम लिख सकते हैं A+3D, ऐसे डैश डैश डैश, इसको लिख सकते हैं A+4D। आपको क्या लिख रहा है कि ये जो 5वां पद है, तो यहाँ पर D के साथ क्या आ रहा है, उससे 1 कम 4, ठीक है। चौथा पद में 3 आ रहा है, तीसरे पद में 2 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है।
अब अगर इनको अंतर आप देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो कैसे लिखोगे, a प्लस डी माइनस ए से a कट जाएगा d, तो ये जो d है ये सभी का अंतर आएगा। आप यहाँ देखो तो इसमें से माइनस करोगे a प्लस 4d में से ये, तो हो जाएगा a माइनस 3d। ठीक है, तो a से a कट जाएगा, 4d से ये जाएगा तो d, तो ये सार्वंतर सबका सेम है। इन्होंने ये कहा है कि अगर हम इसको ना लेके a1 लें, फिर a5 लें, फिर a9 लें और फिर a13 लें, तो इनका सार्वंतर क्या होगा। तो भाई a को तो a ही लिखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस 4d, इसको लिखेंगे a प्लस 8d और इसको लेखेंगे a प्लस 12d। आपको सिर्फ 2 से मतलब है भाई, इसमें से इसको घटाओगे तो 1 से a से तो घट जाएगा, कितना आया 4d, मतलब यहाँ पर सार्वंतर 4d। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तब पर भी हमारा 4d आता है अथवा नहीं। तो भाई a में से a चला जाएगा, 8d में से अगर ये जाएगा 4d तो 4d ही तो बचेगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 4d है आपका, चौथे आंसर में बता रहा है कि AP में होने चाहिए जिसका उभयनिष्ठ, AP में होने चाहिए जिसका उभयनिष्ठ अंतर 4d है। ठीक है, इसके बाद 24वां सम है, ये बहुत सरल है, मध्यिका, ये सब लोग जानते हैं कि 24वें प्रश्न को कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। तो मध्यिका जो होती है, हम पूरे पहले पदों को क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इसको अरेंज कर लें, किसमें, बढ़ते क्रम में। 4 6 कितना है पर 15 21 19 ये हो गए। कितने पद हैं टोटल, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 5 में 1 जोड़ो, विषम संख्या है, 5 में 1 जोड़ा कितना आया 6, 5 पद हैं, 5 में 1 जोड़ा कितना आया 6, 6 बटे 2 कितना हो गया 3। तो तीसरा पद यहाँ से अगर आप देखोगे तो तीसरा पद इसकी मध्यिका होगी, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 15, सेकंड वाला सही है। 25वां प्रश्न है, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या को जोड़ा, घटाया, गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, अपरिमेय ही बन जाती है। ठीक है, तो कोई भी अशून्य संख्या ले लें हम, मतलब पूर्णांक ले लें या कोई भी परिमेय संख्या ले लें, उसमें जब हम किसी भी अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 26वां प्रश्न है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक वृत्त का एक त्रिज्या खंड, ठीक है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ए और बी है, जो वृत्त के केंद्र पर कितने का कोण बना रहा है, 45 अंश का। ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। ठीक है, ये केंद्र पर कितने का अंश कोण बना रहा है, 45 का। ये ऐसा प्रश्न है आपका। तो इनका कितना है त्रिज्या, इसकी जो है इस सेंटर से ये त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर की है, राइट। इस त्रिज्या खंड का मतलब इसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है किसके, त्रिज्या वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे इंटू थीटा बट्टे 360। तो पाई की मान आपको मालूम है इतना होता है, लेकिन इसमें पाई का मान हमें नहीं रखना है। r का मान दिया है 4 का वर्ग और थीटा का मान 45 और ये 360, इसको आप काट लो। ठीक है, तो 45 दूनी 90 दूनी 18 मतलब 45 8 होता है। ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो पाई 4 चौके 16 से 8 दूनी, तो ये हो जाएगा 2 पाई। किस ऑप्शन में है, 2 पाई, सेकंड ऑप्शन। ठीक, 27वां प्रश्न क्या है, 27वां प्रश्न है 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल 0। दूसरा क्या है 9x प्लस 12y इक्वल 75। तो इसको भी हम इस तरफ ले आएंगे 75 को। आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, उसको बताना कोई हल है, कोई एक हल है, कोई भी हल नहीं है, कि 2 हल हैं, कितने। तो इसका तरीका सीधा सा ये है कि हम इनका ऐसा गुणा कर लेते हैं, 12 तिया 36, ठीक है, और 9 चौके 36, ये तो बराबर है। फिर हम इसका गुणा करके देखते हैं। तो आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, ये 4 की जगह कितना 1 लिख लो, क्योंकि ये कट जाएगा। नहीं आ रहा तो इसको ऐसे ही कर लो, तो कितना आएगा ये
कितना 75 चौके मतलब 7 150 300, और ये कितना आ गया 12 पंचे 60 और 6 12 और 6 18 है ना। तो ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दो तो बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन में आ जाती है कि A1 बराबर है A2, B1 बराबर है B2, लेकिन ये C1 बराबर नहीं है C2 का। और इसके लिए आप जानते हैं ये कब होता है, जब कोई भी हल नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है, आप क्या करो अलग से एक नंबर ले लो, इसको देखो, इसको सिंपल करके लिख लो। 1 इससे कैंसिल हो रहा है, डायरेक्ट करना है। 1 3 जा 4 3 जा मतलब 1 4 बन जा 4 4 बन जा 4 4 3 जा 12 और 15 बन जा 15 और 15 5 जा। तो सीधी सी बात है, जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 बराबर 3 आएगा, लेकिन जब इसका करोगे तो 5 बराबर 3 आएगा, जो बराबर नहीं होगा। मतलब पहले का तो बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है लास्ट का, तो इसलिए कोई हल नहीं। 28वां प्रश्न है, किसी द्विघात समीकरण के मूल इतने और इतने हैं, समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सिंपल सा एक सूत्र है, वो याद रखें। मूल पूछे या द्विघात समीकरण पूछे या कुछ भी, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण के लिए है एक्चुअल में मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक है, x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बराबर 0। ये किसका फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण का। तो इसमें मूल दिया है 1 1 और 3, 1 और 3 मूलों का योग। यहाँ क्या चाहिए भाई, x² माइनस मूलों का योग, तो दो मूल दिए हैं 1 और 3, तो मूलों का योग कितना हो गया 4x, गुणनफल कितना होगा 3 एकम 3 बराबर कितना 0। ठीक है, अब वो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आप मानोगे कि अल्फ़ा ये है बीटा ये है। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा करने का प्रयास करना है, और ये आपसे भी बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, बशर्ते कि आप अच्छी मेहनत करें। ठीक है, फिर इसके बाद कहाँ पहुँच जाते हैं हम 29th क्वेश्चन पर। और 29th क्वेश्चन एक बार फिर AP से है, और AP में कहा है n व पद निकालना है। n व पद निकालना हमसे तो बनता है an, n व पद a कितना है 8 प्लस, अब n का मान नहीं दिया है, n का मान नहीं दिया है तो n-1 ही होगा, और d निकाल सकते हैं हम, तो d कितना आएगा -5। ठीक है, तो यहीं से निकल आया, देखो ये -1 और -5 कितना मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 8 मतलब 5 हो जाएगा, 5 8 13 हो जाएगा। यार चलो कर लो, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें इसका गुणा होगा तो 5n, इसमें इसका गुणा होगा तो 5, 8 5 कितना हो गया 13 ऋण 5n, सिंपल। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है, ये तो और आसान है भाई। संख्याएं दी हैं 30वें क्वेश्चन में 2 7 और k + 4। ठीक है, ये आपको क्या बताना है, k का मान निकालो। अगर ये AP में है, अगर कोई AP में होता है तो हमेशा ध्यान रखना उनका सार्वधातुक तो बराबर होता है। अभी हमने देखा था कि अगर इसमें से आपने इसको घटाया तो उतना ही मिलेगा जो इसमें से इसको घटा के मिलेगा, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। समझ रहे ना, 3 पद हैं A B C, अगर ये सार्वधातुक में है तो B - A इक्वल होगा C - B के, तो इसी आधार पर ही हो गया। तो यहाँ तो कितना बचा 5 भाई, 7 में से 2 गया, यहाँ कितना बचा ऋण के 3 भाई, k इक्वल कितना आ गया 3 इस तरफ आएगा, धन का हो जाएगा 5 3 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया। वीडियो लंबी हो रही है तो 30 क्वेश्चन ही बता के मैं यहीं इसको छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आप सेकंड पार्ट इसके 30 क्वेश्चन और किस तरीके से आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका जानना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को लिख कर भेजें, मुझे सूचित करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूं या इस प्रकार की कोई भी वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनका लाभ लेने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करना है। क्योंकि इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि बच्चे जो हैं ये अपनी मानसिकता को छोड़ें कि कैसे पढ़ना है, कि इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, वो अच्छे तरीके से पढ़ें, आप अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज के लिए इतना, थैंक्स, गुड डे, बाय।